नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का एक सारगर्भित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने वर्ण परिचय लिया था कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कहाँ से प्रस्फुटित हुआ और वर्ण के प्रकार कितने हैं। तो हमने पिछली कक्षा में जाना था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो दो प्रकार हमने बताए थे, स्वर और व्यंजन। आज की कक्षा में हमें उस स्वर और व्यंजन वर्ण के जो दो प्रकार हैं, ध्यान रहे, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, दोनों को वर्ण कहा जाता है। आज की कक्षा में हम स्वर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि स्वर क्या होता है, कहां से उत्पन्न होता है, स्वर की परिभाषा क्या है और स्वरों का वर्गीकरण जो कि अलग अलग मतों के आधार पर किया गया है, वो कौन कौन से विभाजन है स्वरों के, उस आधार पर हम आज की क्लास में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या है मित्रों? सबसे पहले तो हमने जिस दिन वर्ण के बारे में चर्चा की थी कि वर्ण क्या है, वर्ण कहाँ से प्रस्फुटित हुआ, तो हमने कहा था कि मानव मन में जो विचार संचित रहते हैं या एक मानव अपने मन के भावों को जिस माध्यम से बाहर निकालता है, वो माध्यम कौन सा होता है? भाषा होता है। और भाषा के रूप में हमारे मुख से सर्वप्रथम ध्वनियां उत्पन्न होती है, ध्वनियां निकलती है। और उस ध्वनि को हम यदि लिपिबद्ध कर दें, लिखित रूप दे दें, तो वो ध्वनि फिर रूप ग्रहण कर लेती है किसका? वर्ण का। तो इस आधार पर हमने यहाँ पर वर्ण की उत्पत्ति पढ़ी और कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। फिर हमने कहा वर्ण दो प्रकार के, एक तो स्वर और व्यंजन। यदि हमसे प्रश्न किया जाए कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो हमें जवाब देना चाहिए दो प्रकार के हैं वर्ण, स्वर और व्यंजन। आज उनमें हम पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, स्वर। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है? देखिए, स्वर मानव मन से उत्पन्न होते हैं। कैसे? यानी इसकी हम शास्त्र सम्मत परिभाषा यदि देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं कि फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु जब मुख में से बिना किसी अवरोध के या बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, तो उसे हम कहेंगे स्वर। मुख से, फेफड़ों से जो श्वास वायु उठती है, बोलने का जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे फेफड़ों में श्वास वायु भर करके ऊपर की ओर उठती है और मुख से निकलती है। और मुख से यदि वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के निकले, तो उसे हम नाम देंगे स्वर। यदि इसकी हम सीधी सीधी परिभाषा देना चाहें सरल भाषा में, तो कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है, जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अपने आप जो उच्चारित हो जाता है, उसे हम कह सकते हैं स्वर। अब यहाँ दो चीजें मैंने आपको बताई, दो प्रकार से परिभाषाएं दी। एक तो शास्त्र सम्मत परिभाषा दी और एक अपनी भाषा में इसकी परिभाषा दी। उसको थोड़ा और मैं स्पष्ट करने का आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। पहले तो हम जाने कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से या बिना अन्य वर्ण की सहायता के जो अपने आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम कहेंगे स्वर। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित कैसे होते हैं भाई? जैसे मैं कोई भी
स्वर लिख दो, अ ई उ ए। इनको हम आसानी से बोल सकते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से। इनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं है, ये अपने आप उच्चारित होते हैं। अतः हम कहेंगे स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाना संभव है। लेकिन जो हम वर्ण का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा देंगे कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें कहेंगे व्यंजन। क्या कहा? व्यंजन स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाएंगे व्यंजन। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि व्यंजन का उच्चारण कर पाना तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें कोई न कोई स्वर हम नहीं मिला दें, किसी न किसी स्वर को उस व्यंजन के साथ नहीं जोड़ दें, तब तक व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं हो सकता। अतः व्यंजन तो क्या हुआ? परतंत्र हुआ। किसके? स्वर की। क्योंकि जब तक व्यंजन में स्वर नहीं जोड़े उसका उच्चारण संभव ही नहीं है। कैसे नहीं है? देखिएगा, ये आपके सामने एक लिखा है क, नीचे हलंत है, नीचे वर्ण, पूरे वर्ण के नीचे यदि ये इस प्रकार से तिरछी रेखा लगा दी जाती है तो इसे संबोधित करते हैं हलंत चिन्ह के नाम से। और हलंत चिन्ह जिस वर्ण के नीचे लगा उसका मतलब है कि वो वर्ण व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। स्वर रहित जो व्यंजन होता है वो शुद्ध व्यंजन होता है, शुद्ध व्यंजन है। क्या आप इसका उच्चारण कर सकते हैं? इसका उच्चारण किया जाना संभव है? कदापि नहीं। आप इसका उच्चारण करके देखेंगे, बोले क, अंत में किसकी ध्वनि आती है? हमें अ की। मतलब कब हम इसका उच्चारण कर पाए हैं? जब इसमें अ जुड़ा है। जरूरी नहीं हम अ जोड़ें, कोई सी भी स्वर या कोई सी भी मात्रा इसमें बना सकते हैं हम। यदि हम लिखा ये, तो अब इसका उच्चारण करेंगे हम की, अंत में ई की आवाज आ रही है। बिना ई के आप इसको बोल सकते हो क्या? बिना स्वर के आप इसको बोल सकते हो क्या? नहीं, कभी संभव नहीं हो सकता है। तो क्या स्पष्ट हुआ कि कोई भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की अपेक्षा होती है। अतः स्वर को बिना सहायता के नहीं बोला जा सकता, स्वरों की बिना सहायता से नहीं बोला जा सकता, स्वर की सहायता से ही इसको बोला जा सकता है। अतः ये तो परतंत्र है स्वर, जबकि स्वरों के साथ ऐसा नहीं है। स्वर जो हैं उन्हें बोलने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है, ये अपने आप उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इसलिए स्वर को तो हम कहेंगे स्वतंत्र और व्यंजन को कहेंगे परतंत्र। ये तो हमने परिभाषा दी थी इसकी अपनी भाषा में कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा रहे हैं। भली भांति आपको स्पष्ट हो गई होगी परिभाषा स्वर की। अब हाँ, एक और बात, व्यंजन को लिखा तो जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन बोला तब तक नहीं जाएगा जब तक इसमें स्वर नहीं मिला दिया जाए, तब तक इसका उच्चारण संभव नहीं है व्यंजन का। अब जो हमने स्वर की दूसरी परिभाषा दी थी, शास्त्र सम्मत परिभाषा, कि फेफड़ों से हूटी हुई श्वास वायु जब मुख से बिना किसी संघर्ष के या बिना किसी अवरोध या रुकावट के साथ बाहर निकलती है, बिना अवरोध के, बिना रुकावट के, कोई रुकावट नहीं आती, सीधे निकल जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। कौन सी रुकावट आती है फिर बोलने? स्वरों को बोलने में मुख में कोई रुकावट नहीं आती। हमारे मुख में बहुत सारे स्थान है, उच्चारण स्थान है। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो कई प्रकार का हमें प्रयास करना होता है। हमारे मुख में तालु, कंठ, जिह्वा, दंत, औष्ठ इत्यादि बहुत सारे उच्चारण स्थान होते हैं। जब हम उच्चारण स्थान प्रकरण पढ़ेंगे वहां इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे।
तो बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख में अवरोध होता है, रुकावट होती है, और उस रुकावट के बाद ही वर्ण बाहर निकल पाता है। संघर्ष करना होता है वर्णों को बोलने के लिए, जबकि स्वरों के साथ ऐसा नहीं है। स्वर अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ इस प्रकार से बिना किसी बाधा के बोले जा सकते हैं, बोले जाते हैं। इसलिए स्वर को कहा है कि मुख से बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं। तो ये हुई स्वर की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे स्वर कितने हैं। पिछली कक्षा में भी हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी कि स्वर जो है हमारे पास 11 है। वर्णों की कुल संख्या हमने जो बताई थी देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या स्वीकार की गई है वो 52 है, और उस अनुसार स्वरों की संख्या कुल 11 है। तो हम स्वरों की संख्या स्वर पढ़ेंगे और उसकी मात्राएं कैसे बनती है, किस प्रकार के मात्रा चिन्ह होते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सबसे पहले तो स्वर की परिभाषा नोट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु जब मुख से बिना किसी अवरोध के या बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो उसे स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। ये हमारी स्वर की परिभाषा हुई। व्यंजन की परिभाषा जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब लिखेंगे और उसको अधिक वहां पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम देखते हैं स्वर कितने हैं। स्वरों की संख्या है हमारे पास 11। 11 स्वर कौन कौन सा, आइए देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं हमारे पास। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहाँ थोड़ा सा एक और जानने वाली बात यह है कि इनकी मात्रा चिन्ह क्या क्या होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अ का मात्रा चिन्ह बताइए, अ का मात्रा चिन्ह क्या होता है, आप बिल्कुल जो है संदेह में पड़ जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। अ का मात्रा चिन्ह कैसा होता है। उसीलिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसको उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। उदासीन स्वर है ये, कोई मात्रा नहीं, अपने आप में है, अकेला ही है ये। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा की यदि हम बात करें तो आ की मात्रा इस प्रकार से, खड़ी पाई और खड़ी पाई के ऊपर सिरो रेखा। जो खड़ी पाई के ऊपर आड़ी रेखा है, पड़ी रेखा, उसको हम सिरो रेखा कहते हैं। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में चर्चा की। तो इस प्रकार की ये मात्रा जो है आ की मात्रा है। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में एक वो बात आ सकती है कि ये हमारी जो क्लास है कंपटीशन क्लास है, उस कंपटीशन क्लास में ये मात्रा बनाने का क्या काम है और स्वरों को इस प्रकार से समझाने का क्या तात्पर्य है। बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप, लेकिन हाँ, ये कंपटीशन क्लास है इसलिए इनको बताने की जरूरत मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि
कई बार हम देखते हैं कि आजकल कॉम्पिटिशन में हम लोग तो जो पढ़ते हैं रटते हैं वो कठिन चीजों की ओर अग्रसर होते हैं। कठिन चीजों को पढ़ने का हम प्रयास करते हैं कि जितना डीपली पढ़ा जाए, बहुत डीपली पढ़ा जाए। उस चक्कर में हम बहुत गहराई से अध्ययन कर लेते हैं और जो बिल्कुल साधारण सामान्य सी बातें हैं उन पर हमारा फोकस नहीं हो पाता, उनको हम देख ही नहीं पाते और उनको जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि ये चीजें कौन पूछेगा हमसे, और ये तो हमें आता है और कॉन्फिडेंस में होते हैं हम, ये तो हमें सब आता है। ये कोई पढ़ने वाली चीज है क्या? अनार वाला, इनकी मात्राएं ये छोटी कक्षाओं में पढ़े हमने सब। हाँ, छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं लेकिन इतने सूक्ष्मता से नहीं पढ़ा, हमने केवल रटा है वहां पर अ से ज्ञानी तक वर्णमाला। बहुत से विद्यार्थियों से यदि उनकी अभी मात्रा चिन्ह बनाने के लिए कहा जाए तो गलती कर देंगे, स्वाभाविक है। और कॉम्पिटिशन में एग्जामिनर हमारी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, उसको पता है कि विद्यार्थी हर जो कठिन प्रश्न है उसको तैयार करके आए होंगे, लेकिन एक जो साधारण सा प्रश्न हो सकता है, सामान्य सा प्रश्न हो सकता है, उस पर जाकर के क्योंकि उसकी ओर हम गौर नहीं कर पाते और वहां हम जो है फिर संदेह की स्थिति में हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि रीट 15 में ही 2015 में ही हमसे प्रश्न पूछ लिया गया था वहां पर कि निम्न में से कौन से वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन दे दिया इस प्रकार से, खड़ी पाई का प्रयोग किस विकल्प ने नहीं हुआ है? प, ख, ट और च। इस प्रकार से हमें विकल्प दे दिया और पूछा कौन से विकल्प में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब यहाँ ये वर्णी तो है और खड़ी पाई जो हम छोटी क्लास में बच्चों को कक्षा 1 में या कक्षा 1 से भी पहले जो आजकल प्राइवेट स्कूल्स में नर्सरी वगैरह चलती उनमें हम सिखाते हैं कि ऐसे डंडा खींचो, ऐसे डंडा खींचो, वो वाली बात पूछी गई है। तो कितना साधारण सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी उसको गलत कर पाए हैं क्योंकि उनको खड़ी पाई का ज्ञान नहीं है। खड़ी पाई किसे कहते हैं? गलत हो गया प्रश्न। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हम हर एक सूक्ष्म पहलू पर बात कर रहे हैं और हमारी इस क्लास को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि एक भी प्रश्न हमसे छूट न पाए और हर एक बारीक से बारीक, महीन से महीन पहलू पर हम चर्चा करें। तो कौन से विकल्प में खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है? ये खड़ी पाई है प में, ख में खड़ी पाई है, ये इस प्रकार से ये खड़ी पाई है। ट में कोई खड़ी पाई है क्या? नहीं, ये ट तो गोलाकार वर्ण है, ऊपर सिरो रेखा। च में खड़ी पाई का प्रयोग हुआ, तो कौन सा विकल्प हमारा सही था? ये विकल्प सही होना चाहिए हमारा इस विकल्प। तो इसी प्रकार से मात्रा चिन्ह को लेकर भी हमसे प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जा सकता है देखिएगा। ई की मात्रा, अब देखिए यही ये छोटे की मात्रा, ह्रस्व की मात्रा इस प्रकार से। और बड़ी की मात्रा की यदि हम बात करें तो ये बड़ी की मात्रा। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहां भ्रमित हो जाएंगे, ये तो उल्टा बता दिया, गलत है। लेकिन गलत नहीं है, बिल्कुल। छोटे की मात्रा इस प्रकार से बनती है, हमसे पूछ लिया ह्रस्व ई की मात्रा निम्न में से कौन सी है। विकल्प में आपको दोनों दे दें, ये दे दें, संदेह वाली स्थिति उत्पन्न हो गई और हम देखते रह जाएंगे कि पढ़ के क्या आए थे, आ क्या गया। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न पूछ लिया।
और पेपर वाले को कोसेंगे। और तो छोटे की मात्रा इस प्रकार से क्यों होती है, देखिएगा। जैसे हम रवि शब्द लिखते हैं, कैसे लगाएंगे रवि शब्द में मात्रा, ऐसे लगाते हो ना, तो हम किधर से गए, तो ये छोटे की मात्रा हो है, ऐसे तो नहीं लिखते। यूं कौन लिखता है, आपके भी अभ्यास में नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये ह्रस्व की मात्रा इस प्रकार से होती है, यदि मात्रा चिन्ह पूछ लिया जाए। जबकि बड़ी की मात्रा इधर से आती है, बड़ी की मात्रा इधर से आती है, यूं। तो ये छोटे की मात्रा इस प्रकार से दाईं ओर जाएगी और बड़ी की मात्रा जो है बाईं ओर आएगी। ये ध्यान रखने वाली चीज है बिल्कुल। ऊ, अगला स्वर है हमारा ऊ। ऊ की यदि मात्रा पूछी जाए तो ये बड़ी ऊ की, यहां भी बिल्कुल आप भ्रमित हो सकते हैं। छोटे की मात्रा वापस ऊपर की ओर मुड़कर आती है, जबकि बड़े की मात्रा नीचे सीधी जाती है। जाती कि नहीं, जैसे हम क में मात्रा लगाएंगे, क में मात्रा लगाएंगे छोटे तो वापस ऊपर की ओर गई ना, और बड़े की लगाएंगे तो नीचे की ओर आ रही है? यहाँ तो हमें पता है इस प्रकार से लगती है। यदि केवल और केवल मात्रा ही पूछ ली जाए फिर वहां हम गलत कर सकते हैं प्रश्न को, मात्रा किस प्रकार से हो। तो छोटे की मात्रा इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगी और बड़े की इस प्रकार से नीचे। र में बहुत अधिक, जब र में हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ऊ की मात्रा बनाते हैं, तो यहाँ बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि छोटों की मात्रा इसमें इस प्रकार से लगना चाहिए और बड़ों की मात्रा इस प्रकार से लगना चाहिए। देखिए दोनों में अंतर है कि बड़ों की मात्रा हम देखते क्या देंगे, रू, और इसको पढ़ेंगे रू। तो इस प्रकार से री की मात्रा वर्ण के नीचे, वर्ण के नीचे इस प्रकार से, ये री की मात्रा। एक ही मात्रा यदि बात करें तो ये एक ही मात्रा है। आई की मात्रा, ये आई की मात्रा, ओ, और ये ध्यान रखें हम इनका उच्चारण भी करते हैं तो अशुद्ध उच्चारण करते हैं। ए, आई, ओ, औ, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, हम इनको प्राय बोलते हैं ए, ओ, जो कि गलत है। इसका उच्चारण सही होना चाहिए ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से इनका उच्चारण होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा पेपर तो जो है थ्योरिकल होगा, हमसे इंटरव्यू थोड़ी लिया जाएगा, तो कौन हमसे पूछेगा कि इस प्रकार से उच्चारण होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं और एक जो अच्छा स्टूडेंट है, अच्छी प्रकार से तैयारी करना चाहता है, उस विद्यार्थी को हर प्रकार से पारंगत होना चाहिए, क्योंकि एक सीमा नहीं बांध लेनी चाहिए। अपितु जहां हम खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसका विस्तार से अध्ययन करना चाहिए और प्रयास हमारा होना चाहिए कि कुछ भी हमसे छूट ना पाए। ऐसा है तो क्यों है, यहाँ पर है नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, वहां पर अभी इंटरव्यू का प्रावधान रखा गया, बाद में चीज काम आएगी। और तब भी नहीं आएगी यदि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, स्कूल में जाके आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को एआई पढ़ाएंगे, तो गलती तो अभी से सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी में बनना है, एक अच्छा शिक्षक हमें बनना है। तो इस प्रकार से हम इनकी मात्राएं बनाते हैं ए, ऐ, ओ, औ।
तो आपको मात्रा चिन्ह समझ में आए होंगे। ज्यादा आपको जो महत्वपूर्ण है वो ई और ई है, इनको लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन पैदा होता है, तो इनको हमें ध्यान रखने वाली बात है। और अ की कोई मात्रा नहीं होती, ध्यान रखें। पूछ लिया जाए कि निम्न में से अ का मात्रा चिन्ह है, ये दे दिया आपको, गलत होगा। ये आ का मात्रा चिन्ह है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। या पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, कौन सा ऐसा स्वर है जो उदासीन स्वर कहलाता है, तो हमारा जवाब होना चाहिए ये उदासीन स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्रा चिन्ह, हमने पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। भिन्न भिन्न प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो हम पहला पढ़ेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर को किन किन भागों में विभाजित किया गया है, किन किन प्रकार में विभाजित किया गया है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमारे पास स्वर 3 प्रकार का हो सकता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 प्रकार का स्वर हो सकता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, मात्रा क्या है, किसे मात्रा कहा है। मात्रा के आधार पर मात्रा कहते हैं किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय। किसी भी वर्ण के किसी भी स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें जितना समय लगता है उस समय को हम मात्रा कहते हैं। यदि एक मात्रा के बराबर समय लगा तो उसे एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहेंगे। यदि डबल समय लगा उसको एक की अपेक्षा, ह्रस्व की अपेक्षा, तो उसे दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कह सकते हैं। जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगेगा उसे त्रिमात्रिक या हम प्लुत स्वर के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो ये मात्रा और उच्चारण के आधार पर हम स्वर का पहला वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहेंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहले तो हमसे पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार का बताया गया है। तो हमारा जवाब होना चाहिए 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। 3 प्रकार का स्वर होता है मात्रा और उच्चारण के आधार पर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, छोटे स्वर। इनको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, लघु स्वर भी आप कह सकते हो इनको। ह्रस्व को लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी आप कह सकते हैं, मूल स्वर भी नहीं कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं देखिएगा, अ, ई, उ, री, 4 ह्रस्व स्वरों की संख्या है हमारे पास 4। अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे हम बात करें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में इन स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, डबल समय लगता है, उन स्वरों को हम दीर्घ कहेंगे। कौन से ऐसे स्वर हैं? आ, ई, उ,
अब देखिएगा, री, री का दीर्घ नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं होता है हिंदी भाषा में, इस री के दीर्घ का अभाव है। अगला लेंगे हम ए, आई, ओ, औ। ये कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 7 दीर्घ स्वर हैं। क्या कहा? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है बोलने में, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। एक तरफ हम बोले अ, आ, दुगना समय लगा कि नहीं? ई, दुगना समय लग रहा है, इसलिए हम इनको कहे हैं दीर्घ स्वर। उ, ऊ, री का दीर्घ नहीं होता। यहां मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन की ओर ले चलूंगा, क्योंकि हमारा जो इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है वो रीट परीक्षा को लेकर के है। जो हमारे विद्यार्थी रीट परीक्षा को लेकर के अभी इस कोविड-19 के दौर में परेशान हो रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि अतिशीघ्र विज्ञप्ति आ जाएगी, अब तैयारी करें तो कैसे करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें अभी संभव नहीं हो पा रही हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम ये मंच आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिस माध्यम से हम आपको एक सुव्यवस्थित और सारगर्भित अध्ययन करवा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर पर, और इस चैनल का नाम जो मैंने आपको ये रखा सुल्तानपुर इसमें जोड़ा है, उसका कारण यही है मित्रों कि हमारे क्षेत्र में कोई भी विद्यार्थी हमारी क्लास से अछूता न रह पाए, क्योंकि ये एक प्रकार से निःशुल्क क्लास है जिसका आनंद, जिसका लाभ सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि इस क्लास का उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्र के, कम से कम हमारे क्षेत्र के सभी विद्यार्थी हमारी क्लास से लाभान्वित हों, क्योंकि अभी कोविड-19 का दौर है, ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं हो पा रही है। तो इस मंच से, इस माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों की सेवा कर पाए। इसी लक्ष्य के साथ और आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि हमारी इस क्लास को, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सुल्तानपुर को, लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी से लाभान्वित हो पाए। हम बात कर रहे हैं, मैंने बात की थी आपको तुलनात्मक अध्ययन की स्थिति को ले चलूंगा। क्या हमारा मुख्य उद्देश्य रीट परीक्षा को लेकर के हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे रीट परीक्षा में 2 प्रकार की भाषाएं पूछी जाती हैं, उनमें हिंदी और दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। तो हिंदी और संस्कृत भाषा में वैसे कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल भाषा का अंतर है, लेकिन कुछ जगह जो है यहाँ पर वर्ण विचार में भी थोड़ा सा हमें मतभेद देखने को मिलता है। तो साथ के साथ में आपको क्लियर करता चलूंगा, ताकि जो दोनों लैंग्वेज पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको फायदा हो सके। यहाँ हमने मात्रा या उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वरों की बात की है, जो 4 प्रकार के बताए हैं। यदि संस्कृत में भी होगा, ये संस्कृत भाषा में ह्रस्व, लघु या मूल स्वर जो होंगे 4 की जगह होंगे 5। वहां एक स्वर जुड़ जाएगा लृ। लृ स्वर संस्कृत में ही पाया जाता है, हिंदी में इसका कोई स्थान नहीं है, इसलिए लृ नहीं होने के कारण हिंदी में स्वरों की संख्या 4। ये इसलिए मैं भी ये भी बता रहा हूं, मैं जिस किसी विद्यार्थी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया होगा और हिंदी भाषा का गहन अध्ययन नहीं किया, तो उसने ह्रस्व, लघु या मूल स्वरों की संख्या पढ़ी है 5। अब वो मेरी क्लास को पढ़ करके भ्रमित हो सकता है, संदेह की स्थिति में आ सकता है कि ह्रस्व स्वर तो 5 होते हैं,
4 कैसे बताए हैं। तो उस स्थिति में आप नहीं हो, उसका निवारण मैं यही कर दूं, इस उद्देश्य से मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां पर लृ स्वर होता है संस्कृत में, जिससे इनकी संख्या 5 हो जाती है, जबकि यहाँ पर इनकी संख्या 4 ही है, लृ का स्थान नहीं है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा में री का भी दीर्घ होता है, री का भी दीर्घ होता है वहां पर इस प्रकार से, जबकि हिंदी भाषा में री का अभाव है, दीर्घ री का अभाव है, दीर्घ री नहीं पाया जाता है यहाँ पर, तो दीर्घ री नहीं होता। और दीर्घ स्वरों की संख्या हमारे पास निकल के कितनी आ गई, 7 आ गई है मित्रों, 7 दीर्घ री होंगे, सॉरी दीर्घ स्वर होंगे 7, आ ई उ ए ऐ ओ। हाँ देखो, जब हम किसी विषय का सूक्ष्मता से गहनता से अध्ययन करेंगे तो ही हर प्रश्न का जवाब दे पाने में हम सक्षम हैं। हम एक और प्रश्न यहाँ हमसे बन जाता है, पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा स्वर ऐसा है जिसका दीर्घ रूप प्राप्त नहीं होता, तो हमारा आंसर होना चाहिए री। री एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ रूप प्राप्त नहीं होता, केवल यह ह्रस्व ही रहता है। आगे बात करें कि जो दीर्घ स्वर बताए 7, इनको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और भी कौन कौन, ये इनको कहेंगे 3 को दीर्घ संधि युक्त स्वर, दीर्घ संधि युक्त स्वर कहेंगे इनको, और बाकी के जो 4 हैं इनको कहेंगे संयुक्त या मिश्रित स्वर, संयुक्त या मिश्रित स्वर। देखिए, यदि हमसे दीर्घ स्वर पूछे जाएं, दीर्घ स्वर कितने हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए 7। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए दीर्घ संधि युक्त स्वर कितने होते हैं, तो जवाब कितना होना चाहिएगा, 3। कौन कौन दीर्घ संधि युक्त स्वर, आ ई उ। इनको दीर्घ संधि युक्त स्वर क्यों कहा, दीर्घ संधि युक्त, ऐसे स्वर जिनमें दीर्घ संधि हुई है, ऐसे स्वर जो दीर्घ संधि से बने हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जब 2 समान स्वरों का आपस में योग होता है तो दीर्घ संधि होती है। 2 समान, अ प्लस अ समान स्वर, 2 का योग हुआ और बना आ, विकार उत्पन्न हुआ, ई प्लस ई विकार उत्पन्न हुआ, उ प्लस उ, तो 2 समान स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए दीर्घ संधि कहेंगे, दीर्घ संधि स्वर होंगे। ए ऐ ओ औ, क्या ये भी 2 समान स्वरों के योग से बने हैं, नहीं, इनको हमने कहा संयुक्त या मिश्रित। संयुक्त कहेंगे, संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ा हुआ, यानी यहाँ 2 स्वर आपस में जुड़े हुए हैं। मिश्रित मिले हुए हैं, लेकिन समान स्वर नहीं, अपितु अलग अलग स्वरों के योग से बना है। हम इसका उच्चारण करते हैं ऐ ऐ। ध्वनि हमें सुनाई दे रही है किसकी, अ और की, तो हमें स्पष्ट हुआ कि ऐ जो है अ और ई के योग से बनता है, अ और ई के योग से। तो अ अलग स्वर है, ई अलग स्वर है, दोनों समान थोड़ी ना है, अलग अलग है। अतः दोनों समान स्वर नहीं है और 2 स्वरों का योग हो रहा है, असमान स्वरों का योग हो रहा है 2 असमान स्वरों का, उन्हें हम नाम दिया संयुक्त या मिश्रित स्वर। तो संयुक्त या मिश्रित स्वरों की संख्या हमसे पूछ ली जाएगी तो हम बताएंगे कितनी, 4। संयुक्त या मिश्रित स्वरों की संख्या होगी मित्रों 4। कौन कौन, ए ऐ ओ औ। औ औ ये बना किससे, अ प्लस उ से मिलकर के बना है औ। इन 2 स्वरों का योग है जो हम गुण संधि में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वरों को भी हम 2 भागों में विभाजित किया, दीर्घ संधि युक्त और संयुक्त या मिश्रित स्वर। परीक्षा में जवाब क्या देना है प्रश्न का, वो निर्भर करता है प्रश्न की प्रकृति पर, कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा तो है दीर्घ संधि युक्त स्वर कितने हैं, और हम
वहां जो पहला विकल्प है 7, यही देगा आपको भ्रमित करने के लिए। सबसे पहला विकल्प 7, ये मार्क कर देंगे हम। प्रश्न को हमने सही पढ़ा नहीं, ध्यान से पढ़ा नहीं, पूछना क्या चाह रहा है, प्रश्न की प्रकृति क्या है, पूछ तो रहा है वो दीर्घ संधियुक्त, और हम पढ़ उसको गए दीर्घ स्वर कितने हैं, गलत हो गया, आते हुए भी गलत हो गया। जो अधिक असहनीय पीड़ा होती है ऐसे प्रश्नों पर यदि आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें प्रत्येक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसके सभी चारों विकल्पों पर हमें जाना चाहिए, फिर हमें प्रश्न का जवाब देना चाहिए। तो ये हुई दीर्घ स्वरों की बात। आगे हम बात करेंगे, हाँ, दीर्घ स्वर को आप दूसरा नाम देना चाहो तो गुरु स्वर भी कह सकते हैं। गुरु का मतलब होता है बड़ा, बड़े स्वर। तो दीर्घ का पर्यायवाची कह सकते हैं हम गुरु स्वर। दीर्घ नाम न देकर के हमसे पूछ लिया जाए गुरु स्वर कितने हैं, तो हम कहीं निराश न हो जाए कि ये गुरु क्या आ गया है। तो गुरु स्वर का मतलब भी दीर्घ ही है। हालांकि गुरु शब्द का अधिक इस्तेमाल संस्कृत भाषा में पाया जाता है। अगली जो प्रकार है मात्रा उच्चारण के आधार पर, वो होता है प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर किसे कहेंगे? प्लुत ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है, 3 गुना समय लगता है जिन स्वरों को बोलने में, वो प्लुत स्वर। कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है और इनका प्रयोग कब होता है? प्लुत स्वर का प्रयोग संबोधन अर्थ में होता है। संबोधन अर्थ में यानी जब हम किसी को पुकार रहे हो, कोई दूर खड़ा है उसको यदि हम पुकार रहे हैं तो वहां इस प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। अब बात आती है प्लुत स्वर कौन कौन से होंगे, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि संख्यात्मक आंकड़े भी हमसे पूछ ली जाते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, 5, 6 विकल्प दे दिया इस प्रकार। दूसरा जो प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, या निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। किसी भी प्रकार से हमसे प्रश्न किया जा सकता है। संख्या तो हमें याद रखनी है और वो भी याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं ह्रस्व दीर्घ। तो प्लुत स्वर देखिएगा, प्लुत स्वर होंगे आ, प्लुत स्वर के पीछे देवनागरी लिपि में 3 का अंक बना दिया जाता है। ये 3 का अंक हमें पहचान सुनिश्चित कराता है कि ये स्वर प्लुत है। इसका उच्चारण आप सामान्य तरीके से न करके 3 गुना बल के साथ करेंगे। ये किसी भी स्वर के पीछे 3 का अंक लग गया मतलब ये स्वर प्लुत है, इससे हम पहचान कर सकते हैं। आ, ई, उ, री प्लुत नहीं होगा क्योंकि री का दीर्घ ही नहीं होता, तो प्लुत कैसे बन सकता है? ए, आई, ओ, औ, ये प्लुत स्वर है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी प्लुत स्वरों की संख्या हम बताएंगे कितनी? 8। प्लुत स्वरों की संख्या हम बताएंगे 8। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। किसी भी स्वर के पीछे 3 का अंक बना सकते हैं, वो प्लुत हो जाएगा। जरूर नहीं हम ह्रस्व ई के पीछे 3 यही प्लुत बनेगा, ये भी प्लुत बन सकता है। ई दीर्घ, इसको ये सब ई, तो यही प्लुत बन गया। इसके पीछे इसका चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं, ये भी प्लुत बन सकता है। अब मैंने बड़ा ई क्यों नहीं लिखा इसके साथ में, इसको और इसको अलग से क्यों नहीं लिखा है?
इसको और इसको अलग से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब इसको हम प्लुत बनाएंगे तो दीर्घ तो अपने आप ही बनेगा। ह्रस्व ई, प्लुत बनाएंगे ई, तो पहले तो दीर्घ बनेगा, उसके बाद प्लुत बनेगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर महसूस नहीं हुई है। उसी प्रकार से अन्य स्वरों में है। अब यहां पर आप कुछ विद्यार्थी ध्यान दे रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि यदि ऐसा है तो फिर यहां क्यों नहीं ऐसा है अ और आगे साथ में। मेरा कहने का तात्पर्य था कि यदि समान स्वर हैं तो समान स्वर तो अपने आप प्लुत बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। प्लुत बनाएंगे तो अपने आप दीर्घ बन जाएगा। तो अ और आ भी तो समान स्वर हैं, अ और अ से ही तो बनता है आ। तो अ को लिखने की आवश्यकता अलग से क्यों महसूस हुई हमें यहाँ? क्यों महसूस की अ को अलग से लिखने की आवश्यकता? हाँ, इसलिए अ को हम चाहे कितनी भी देर तक ही रहेगा। हाँ, प्लुत तो बन जाएगा वो, क्योंकि प्लुत तो हम किसको कहे हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय अधिक लग रहा है। हम बोला एक तो ठीक है, बोले इसको दूसरे प्रकार से जो पहले बोला था उसे 3 गुना समय अधिक लग गया, तो हम इसको ह्रस्व तो नहीं कहेंगे, अब ना ही दीर्घ कहेंगे, क्योंकि डबल समय भी नहीं लग रहा, इसमें तो 3 गुना समय अधिक लग गया, तो ये प्लुत बन गया। लेकिन रहा तो अ ही, वो आ नहीं बना, आ नहीं बना है, अ ही रहा है, इसलिए इसको अलग से रखा है। क्योंकि अ ही रहेगा, कितने भी देर तक बोल लीजिए आप इसको, आ नहीं बन सकता कदा। ये आ ही रहेगा, अ नहीं बन सकता। तो दोनों अलग अलग प्रकार से, दोनों ही प्लुत स्वर माने जाएंगे, दोनों की यहाँ पर अस्तित्व है प्लुत स्वरों के अंतर्गत। तो इस प्रकार से प्लुत स्वरों की संख्या हमारे पास आती है 8। प्लुत स्वरों की संख्या यदि हमसे पूछी जाती है तो प्लुत स्वरों की संख्या हम बताएंगे, प्लुत स्वरों की 8 होती है। इस प्रकार से प्लुत स्वर 8 होंगे। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये भी प्लुत होगा और ये भी प्लुत होगा, दोनों प्लुत होंगे, क्योंकि दोनों दीर्घ है। इन ए, ऐ, ओ, औ इनमें ह्रस्व का अभाव है, ये ह्रस्व नहीं होते, छोटे नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे स्वर तो हमने 4 ही पढ़े हैं, ये है ना, तो ये अपने आप में सदैव बड़े होते हैं। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ अधिकांश विद्यार्थियों को भ्रम हो जाता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही अपने आप में बड़े हैं, क्योंकि इनका छोटा तो होता ही नहीं, छोटे तो ये हैं 4 बेचारे, इनका तो कोई छोटा है ही नहीं, छोटा भाई ही नहीं है इनका, तो अपने आप में बड़े हैं। तो दीर्घ स्वर हैं ये। एक और यहाँ पर संयुक्त स्वरों का हमसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वरों का सही क्रम क्या है। तो संयुक्त स्वरों का सही क्रम यही है ए, ऐ, ओ, औ। जबकि वही फिर तुलनात्मक अध्ययन वाली बात आ गई, तुलनात्मक स्थिति वाली बात आ गई है। यदि संस्कृत भाषा में हम देखेंगे संयुक्त स्वरों का क्रम तो थोड़ा विपरीत है। वहां पर होता है ए, ओ, ऐ, औ। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ऐ, औ, एवं ऐ, औच, इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों में तो ये क्रम वहां होता है ए, ओ, ऐ, औ। जबकि हिंदी भाषा में इस प्रकार से क्रम होता है। तो यदि हमसे संयुक्त स्वरों का क्रम पूछ लिया जाए, विकल्प में ये और ये दे दें, तो हिंदी भाषा में तो हम इसका चयन करेंगे और संस्कृत भाषा में इसका चयन करेंगे। फिर ये जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही वो चीज मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। संस्कृत भाषा जब हम पढ़ेंगे वहां इन बिंदुओं की और अधिक विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा आज स्वरों का वर्गीकरण का पहला प्रकार, मात्राओं या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि
प्रश्न किस किस तरीके से हमसे पूछ लिया जाएगा। पहला तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हम बताएंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। संख्या पूछ ली जाए तो ह्रस्व स्वरों की 4 होगी। लघु स्वर भी हम इनको कह सकते हैं, इनको मूल स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर क्यों कहेंगे, मूल यानी यही है मुख्य, इनसे ही, इन 4 से ही इन अन्य स्वरों का जन्म हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है इन 4 से ही, इसलिए इनको मूल स्वर कहें। कैसे हुई है, ये 4 ही है स्वर, अन्य कोई नया स्वर नहीं है, सब इनसे ही जन्म लिए हैं, सब इनसे उत्पन्न हुए। कैसे, आ 2 मिलाए, ई 2 ई मिलाई, ऊ 2 ऊ मिलाई, आई कैसे बना, नया नहीं है ना, बताया आपको, अ और ई के योग से बना, अ और ई के योग से, इस प्रकार से अ और ऊ के योग से ऊ बना, कोई नया नहीं, तो इसलिए इनको मूल स्वर कहा।